हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 यहाँ पर चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाले अध्याय में हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपके पढ़ लिए थे। सबसे पहले जब अभिक्रिया हो रही होगी यानी कि कोई परिवर्तन वहां पर है, ओके, परिवर्तन के बारे में पढ़ा, उसके दो प्रकारों के बारे में पढ़ा, उनके उदाहरण भी हमने देखे। साथ ही रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप उसका समीकरण होता है, जो कि शब्द समीकरण हो सकता है, या फिर हम रासायनिक प्रतीकों यानी कि केमिकल सिंबल्स के द्वारा अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा और संक्षिप्त रूप हो जाता है। ठीक है, साथ ही शब्द समीकरण के अलावा हमने छोटा रूप जिसको कि हमने क्या कहा, केमिकल सिंबल के माध्यम से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वाली इक्वेशंस भी हमने देखी। अभी आवश्यकता थी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करने की या वहां पर उसका उपयोग करने की। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी अभिकारकों का जो पूरा द्रव्यमान होगा वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, और अगर बराबर नहीं हो रहा है यानी कि अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता है, तो हमने अभिक्रिया को संतुलित करना भी यहाँ पर सीखा। रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ रहे थे तो उसके प्रकारों को हम लोग ने पढ़ना शुरू किया, जहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन जिसे कह रहे हैं, एक अभिकारक आपका दो या उससे अधिक उत्पादों में टूटेगा। ठीक है, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, अधिक अभिक्रियाशील अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पर दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां पर आपने कहा O2 जुड़ रही होगी, H2 हट रही होगी या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। ठीक है, साथ ही रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन, जहां पर आपने कहा या तो हाइड्रोजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन हट रही है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तब भी रिडक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन की बात की थी, जहां पर आपने कहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया या अपचोपचय अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की थी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है या अभिकारकों को आपको हीट देनी पड़ रही है उसको उत्पाद में बदलने के लिए। ठीक है, इसका हमने उदाहरण भी देखा था। तो आज के सेशन में आगे कुछ और टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चैप्टर 1 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें कॉम्बिनेशन हो गया था जो पहला टाइप था, जिसमें जैसे नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना, संयोजन यानी कि जुड़ना। तो यानी कि जब दो अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाएंगे तो वो संयोजन अभिक्रिया है। उदाहरण आपने देखे थे, Na और Cl जुड़ करके NaCl बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर के आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया, जब एक अभिकारक आपका दो या उससे अधिक उत्पादों में टूटेगा तो ये वियोजन अभिक्रिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर आपने जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला और जिंक ने कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट के लवणीय विलयन से विस्थापित कर दिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात हुई थी, जहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है, जैसे कि BaCl2 और Na2SO4 यानी कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में उनके आयंस का आदान प्रदान हुआ, क्योंकि दोनों के निगेटिव आयंस है, क्लोराइड भी आपका निगेटिव होगा, सल्फेट भी निगेटिव होगा, तो उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, Ba को भी निगेटिव की आवश्यकता है तो उसने SO4 2 निगेटिव ले लिया, वहीं Na को भी किसी निगेटिव की आवश्यकता है तो उसने Cl निगेटिव ले लिया। तो इससे क्या बन गया, BaSO4 बन गया और NaCl, दोनों ने अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन में आप कहते हैं या तो ऑक्सीजन जुड़ रही है या आपका हाइड्रोजन की कमी हो रही होगी यानी हट रही होगी, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
यहाँ पर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया, जहाँ पर मैग्नीशियम जो होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, और किस प्रकार से रिएक्ट करती है कि मैग्नीशियम आपका 2 इलेक्ट्रॉन दे करके 2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव बनाता है, और ऑक्सीजन आपका 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनाता है। ठीक है, तो एक पे पॉजिटिव आ गया, दूसरे पे नेगेटिव आ गया, तो दोनों जुड़ करके MgO बना देते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। रिडक्शन में आप कहते हैं कि ऑक्सीजन आपकी हट रही होगी और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रही होगी। साथ ही क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के ठीक विपरीत है, तो यहाँ पर आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। ओके, यहाँ पर आपने एग्जाम्पल भी देखा, CuO+H2 हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो कॉपर से हट रही है और वाटर पे जुड़ रही है, आपकी अलग हो रही है, यानी ऑक्सीजन, तो यानी रिडक्शन हो रहा है। अपचयन जिसे आप कहेंगे, H2 का संयोग, O2 का हटना, विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना और विद्युत ऋणात्मक तत्वों का हटना भी आपका रिडक्शन यानी अपचयन में आता है। इसके आपने एग्जाम्पल भी देखे, Mg+O2 का एग्जाम्पल आपने उपचयन में भी देखा। तो चूंकि आपका Mg से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन O2 पर तो आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उपचयन के साथ साथ अपचयन भी आपका चलता है, इसलिए ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन में भी आने वाला है। रेडॉक्स रिएक्शन आपने बोला कि जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलेंगी, वो कौन से टाइप की रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। ओके, इसमें हमने एग्जाम्पल देखा, Zn+CuSO4 gives ZnSO4+Cu, तो यहाँ पर आपका उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है। CuO gives Cu+O2, Mg+O2 gives Mg। ओके, तो ये सारा हमने देख लिया था। इसके बाद बात आई थी एंडोथर्मिक रिएक्शन की, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट यानी कि ऊष्मा जो होगी वो सिस्टम में, या फिर आपका रिएक्टेंट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, या उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हीट की आवश्यकता होगी, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जहां पर आपने कॉमन रिएक्शन देखी कि आपके पास रिएक्टेंट है, उसमें आप प्लस हीट कर रहे हो, यानी रिएक्टेंट को आप हीट दे रहे हो। ओके, देन आपका क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इंटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां पर आप क्या कहते हो, NH3 का अगर आप वियोजन करते हो, तो उससे आपको क्या मिल रहा है? उससे आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं। क्लियर है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए अमोनिया को हीट दी गई, यानी ऊष्मा दी गई। कितनी? 92.2 किलो जूल यहाँ पर ऊष्मा लिखी गई है। इतनी ऊष्मा देने के बाद आपका जो अमोनिया था वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, या टूट गया, वियोजित हो गया, ऐसा आप कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो शोषी से यानी शोषण, अवशोषण हो रहा है ऊष्मा का, आप कहेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा यानी ऊर्जा ही है एक प्रकार की, का अवशोषण होता है, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। आज के सेशन में एक और रिएक्शन के टाइप की बात करेंगे, जो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो ये ठीक एंडोथर्मिक के विपरीत होता है। बच्चों, एंडोथर्मिक में आपने क्या बोला कि यहाँ पर हम रिएक्टेंट को हीट दे रहे हैं, हीट जो है वो कंज्यूम हो रही है, या आप कह रहे हो एब्जॉर्ब हो रही है, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ठीक विपरीत होता है, रिएक्टेंट्स को किसी भी प्रकार की हीट नहीं दी जाएगी, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी हीट इवॉल्व होगी, या फिर आप क्या कहते हैं, रिलीज होगी, या उत्पन्न होगी, इवॉल्व होगी, या बनेगी। ठीक है, समझ रहे हैं? रिएक्टेंट है आपके पास, किसी प्रोसेस के थ्रू जाकर के आपने एक रासायनिक अभिक्रिया कराई, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको एक उत्पाद मिला, और उत्पाद के साथ अगर आपको हीट मिल रही है, ऊष्मा वहां पर बनते हुए दिख रही है, दैट मीन्स कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, so exothermic reaction are those reaction in which heat is released। क्या कहा गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिनमें हीट यानी कि ऊष्मा जो है वो रिलीज हो रही है, यानी कि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, कॉमन रिएक्शन देखते हैं, तो आपके पास रिएक्टेंट था कोई, रिएक्टेंट से आपने एक प्रोसीजर फॉलो किया और आप प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, तो आपको एक प्रोडक्ट मिला और साथ में आपको क्या मिल रही है? हीट मिल रही है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट के साथ साथ हीट उत्पन्न हो रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके,
For example, formation of ammonia from nitrogen and hydrogen is an exothermic reaction. ठीक है, क्या कहा जा रहा है? सेम वही कौन सी अभिक्रिया जो आपने एंडोथर्मिक में देखी थी कि अमोनिया का आप डिसोसिएशन कर रहे हैं और उसके फलस्वरूप आपको क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं। उसको आपने ठीक विपरीत कर लिया, यानी अब आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और आपको अमोनिया प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी देख रहे हैं कि कंबाइन हो रहे हैं आपके दो रिएक्टेंट जो होते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा N2 आपकी H2 के साथ जुड़ी, नाइट्रोजन आपकी हाइड्रोजन के साथ जुड़ी और आपको क्या दिखता है? प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया तो बनता ही है, लेकिन साथ में आपको हीट भी, ऊष्मा भी उत्पन्न होते हुए दिख रही है। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। माइक ऑन कीजिए। हेलो मैम। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज ज्योति। थोड़ा पास में रखिए अपने माइक को। क्या नाम है? ज्योति। ज्योति। ज्योति, हमने केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़े यहाँ पर, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आप मुझे बताइए यस मैम। कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या है? हमने कई बार सेशन में पढ़ लिया है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपके लिए, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, साभा वाला और मैम। जैसी गैरखेत, दूसरे बच्चे भी तैयार रहिए। यस ज्योति, प्लीज आंसर करिए। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ओके, और कोई एग्जाम्पल? नो मैम। और कुछ बताना है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में ज्योति? ओके, किसी और को माइक दे दीजिए। वेरी गुड ज्योति। आई एम ऑडिबल मैम? यस यू आर। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज विद्या। विद्या, बताइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच a more reactive compound displaced in less reactive compound. ओके, वेरी गुड विद्या। बट वो कंपाउंड नहीं होता है, वो क्या होता है? एलिमेंट होता है। ओके, आप क्या बोलेंगे? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, और कहाँ से आपका डिस्प्लेस करता है? उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। क्लियर है विद्या? ज्योति, एग्जाम्पल देंगे कोई? विद्या? मैम जैसे आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। वेरी गुड, कहाँ से करता है डिस्प्लेस? यस, आराम से आंसर कीजिए। चलिए, वेरी गुड विद्या। बॉयज में से कोई आंसर करेगा? गैर खेत। वेरी गुड विद्या एंड ज्योति। तो विद्या ने हमें क्या बताया? विद्या ने हमें बताया कि जो ज्यादा रिएक्टिव, अधिक अभिक्रियाशील आपके, सिट डाउन बच्चे, अधिक अभिक्रियाशील आपके तत्व होते हैं। उन्होंने कंपाउंड बोला, लेकिन वो क्या होता है? तत्व। जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवणीय विलयन से, यानी उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या बोला कि आयरन आपका होता है और आयरन क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। कहां से? उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। ठीक है, और आयरन ने क्या बना दिया? अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना दिया, दैट इज FeSO4 फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट। ओके, और कॉपर आपकी अलग हो गई है। ठीक है, जो हमें ज्योति ने बताया आयनों का आदान प्रदान वो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। ओके, क्लियर?
डबल डिस्प्लेसमेंट में आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे कि हमने क्या बोला, यहाँ पर BaCl2 है तो इससे क्या बनेगा, Ba प्लस और Cl का निगेटिव बनेगा। सेम Na2SO4 में भी Na पॉजिटिव बनेगा और SO4 का आपका 2 निगेटिव जाता है, इस प्रकार से बनेंगे। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर, अपने Na के पास कौन सा आयन था, SO4 2 निगेटिव था, ऋणात्मक आयन था उसके पास, ऋण आयन, ठीक है। और Ba के पास भी क्या था, Cl एक ऋण आयन था। उन्होंने अपने ऋणायनों का आदान प्रदान किया। Na ने जो SO4 उसका ऋणायन था वो Ba को दे दिया, और वहीं पर Ba का जो Cl निगेटिव आयन था वो उसने Na को दे दिया, और इसके फलस्वरूप क्या उत्पाद बना, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, दो बार यहाँ पर विस्थापन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। तो क्लियर, विस्थापन अभिक्रिया है जहां पर ज्यादा अधिक तत्व, जो कि हमें विद्या ने बताया, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील को विस्थापित करेगा। और द्विविस्थापन क्या है, जो हमें ज्योति ने बताया कि आयनों का, अगर यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्लियर, समझ आ गया सभी को, हैंड रेज करिए, समझ आ गया है अभी तो, चलिए वेरी गुड। चलिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको अभी बताई थी, तो आपको पूरे चैप्टर से मैं कहीं से भी क्वेश्चन कर लूंगी, इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ आपको रिवाइज करना है। इसके बाद जब आपकी एक्सरसाइज आएगी तो आपको बहुत अच्छे से उनको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर को बताने हैं, ठीक है। तो हमने ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया की यहाँ पर बात की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे आए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी क्या है, जहां पर आपने बोला कि जितनी भी हीट है वो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के साथ इवॉल्व होगी या फिर रिलीज होगी, यानी कि आपकी ऊष्मा वहां पर उत्पन्न हो रही है। एंडोथर्मिक में आपने क्या बोला कि अभिकारक को हमें ऊष्मा देनी पड़ी और उसके बाद वो उत्पाद में बदला। यहां पर आपने कोई ऊष्मा नहीं दी, बल्कि आपको उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होते हुए अगर दिख रही है तो वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपकी क्या है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जिनमें से पहला है, जब प्राकृतिक गैस का हवा में दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प उत्पन्न होते हैं। इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, ठीक है। क्या कहा जाता है, दहन की जब आप अभिक्रियाएं देखते हैं ना, जलने की, तो जलने में आप क्या देखते हो, लास्ट में बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, कितनी सारी गर्मी निकलती है। अगर आप सिंपली लकड़ी को भी जला रहे हो तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा क्या होता है, ऊष्मा बनती हुई दिखती है, ऊर्जा वहां पर निकल रही है। सेम प्राकृतिक गैस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मीथेन का उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, कंबशन किया है, दहन। और दहन की प्रक्रिया, जलने की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, बताइए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। समझ रहे हैं, ऑक्सीजन अगर नहीं होगी कहीं पर तो वहां पर दहन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, यानी कि आग नहीं जलाई जा सकती बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के। तो हमें किसको जलाना है, हमें दहन करना है मीथेन का, CH4 का। तो इसका दहन होगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दोनों ही गैस है आपकी, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में आपकी H2O बनेगी। क्लियर। इस अभिक्रिया में भी आपकी बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसीलिए ये आपकी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर। प्लस हीट आप यहां पर कर देंगे, ऊष्मा भी निकल रही है, या ऊष्मा आप इसे लिख देंगे। क्लियर। दूसरा है श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है और ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो आपका श्वसन की अभिक्रिया जो बताई जा रही है, वहां पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का दहन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, H2O बन रही है, और साथ ही साथ एनर्जी भी बन रही है। तो ये एनर्जी ही क्या है आपका, जिसको आप ऊष्मा कह रहे हो, यानी कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे।
तो यहाँ पर आपने क्या कहा, श्वसन में जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, 6H2O बन रहा है, यानी बॉडी को आपकी एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर है, हैंड रेज करिए, समझ आ गया है तो। गैर खेत, आपको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया समझ आ गया है तो हाथ खड़ा करें। कुछ नहीं हो रहा है, अभिकारक से आपका उत्पाद बन रहा है और उत्पाद के साथ अगर आपको ऊष्मा बनते हुए दिख रही है तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एक प्रकार है, ठीक है। आपने हर बार दो रिएक्शंस को एक साथ कंपेयर करना है, जैसे आपने कॉम्बिनेशन और किसको, वहां पर डिकम्पोजिशन को आपने कंपेयर किया, ठीक है। आपने का जो कॉम्बिनेशन में हो रहा है, संयोजन में जो हो रहा है, ठीक उसके विपरीत वियोजन में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट सेम टाइप की रिएक्शन है आपकी लगभग, ठीक है। इसके अलावा आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी जो एक दूसरे के ठीक विपरीत थी। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलेगा तो वो रेडॉक्स है, क्लियर, यानी उपचयन अपचयन के विपरीत है, लेकिन उपचयन और अपचयन एक ही जगह हो रहा है तो वो आपका उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, दोनों एक ही जगह है। सेम एंडोथर्मिक में जो था, ऊष्मा का शोषण हो रहा था या अवशोषण हो रहा था, यहाँ पर अवशोषण नहीं हो रहा है बल्कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, आपको हीट मिल रही है इस अभिक्रिया में, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक के ठीक विपरीत क्या है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन देखते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैंने आपको जब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता रही थी कि आपको ऑब्जर्वेशन कैसे मिलते हैं, प्रेक्षण कैसे मिलते हैं, कि कोई अभिक्रिया हो रही होगी तो आपने एक जगह पे बताया था कि मैम अगर हमने कोई भी दो कंपाउंड मिक्स कर दिए तो उसके बाद अगर प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख रहा है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने कहाँ पर देखा था, ये प्रेसिपिटेट कुछ इस प्रकार का बनता है, इसमें बहुत अधिक बनेगा, लेकिन अवक्षेप जो आपका बनता है वो व्हाइट कलर का कुछ सब्सटेंस बनता है। यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीजों को मिलाया जा रहा है और उसके बाद ये आपको कुछ बनता हुआ दिख रहा है व्हाइट कलर का, ठीक है। यही इसी प्रकार का प्रेसिपिटेट आपको बनता हुआ दिखेगा अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो वो कौन से टाइप की रिएक्शन है आपकी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, क्लियर। So chemical reaction that involves the formation of an insoluble product, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यानी कि अविलय पदार्थ कोई उत्पाद कोई बन रहा है जो कि जिसको क्या कहा जाएगा, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप, जो कि सॉलिड होगा यानी ठोस अवस्था में होगा, जैसे चौक जैसा होता है ना, चौक को अगर पानी में डालेंगे उससे थोड़ा अलग वो होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। जब ये आप परफॉर्म करेंगे लेबोरेटरीज में तब आपको समझ में आ जाएगा। इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपको कोई ऐसा अविलेय अवक्षेप बनता हुआ दिख रहा है तो उस अभिक्रिया को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा। द रिएक्टेंट्स आर सॉल्युबल, अभिकारक क्या थे, वो सॉल्युबल थे, बट द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी इनसॉल्युबल, लेकिन जो बनने वाला आपका उत्पाद है वो क्या हो सकता है, अविलेय हो सकता है, एंड सेपरेट्स आउट एज अ सॉलिड, और उसको पृथक किया जा सकता है एक ठोस की भांति। अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर व्हेन अ सॉल्यूशन ओरिजिनली कंटेनिंग dissolved species produces a solid which generally is denser and falls to the bottom of the reaction vessel। जो उत्पाद आपका बनेगा वो नीचे तले पे बैठ जाएगा, आपको पता है जैसे आप रेत डालते हो पानी में तो नीचे बैठ जाती है, चौक डालते हो तो वो भी नीचे बैठ जाती है, इसी प्रकार से आपका जो उत्पाद होगा वो वेसल के नीचे बैठ सकता है, डेंसर हो सकता है आपका, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकरिंग एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे NaCl को अगर आप देखते हैं तो उसमें Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव निकलता है, AgNO3 का क्या होता है, Ag पॉजिटिव आयन और Na3 निगेटिव आयन बनता है, ओके। इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर AgCl बनता है, यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कराने पर आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, यह है यहाँ पर प्रेसिपिटेट देता है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल है, ओके। चलिए, अवक्षेपण अभिक्रिया, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभिक्रिया भी है, ये अभिक्रिया आपने कहाँ देखी थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी देखी थी, ठीक है।
तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में कुछ और केमिकल रिएक्शंस के टाइप के बारे में पढ़ा, जिसमें कि आपने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। साथ ही हमें जीआईसी गैरखेत के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। विद्या और ज्योति ने जीआईसी गैरखेत से बहुत अच्छे आंसर्स किए और स्कूल्स को भी अच्छे से आंसर करना है, रिस्पॉन्स करना है, साथ ही बच्चों को अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहना है और इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करेंगे। आने वाले सेशन में मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको आंसर्स करने होंगे और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।